हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला आपका पार्ट 3 रहेगा और इस पार्ट के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर 12 है जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बच्चों, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है मेनली, जैसे आपने नॉर्मल वे में देख रखा होगा कि भाई हमारे पास पहले तो क्या है कि जो मेन इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, या तो हमारे पास कोई बैटरी होती है या फिर सेल होती है। जैसे हमने अब तक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही थी, बैटरी या फिर सेल से, है ना। अब बैटरी और सेल से है जो वो हमें प्रोवाइड हो कैसे रही थी इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो उस बैटरी के अंदर क्या होती है, हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होती है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके अंदर आपने पढ़ रखा है ना कि भाई जैसे हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर फिर ऐसे हमने दो रोड रख दी थी, एक एनोड मान ली थी, एक कैथोड, फिर हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन रख दिया था, है ना, जिसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, इट मीन्स एक कैटायन एक एनायन। देन वो एक दूसरे के साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, इंटरेक्ट हो रहे थे और उसकी वजह से क्या है, एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा था उस सेल के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा था ना ये हमने, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर है आपका, जो आपने उसमें पढ़ रखा होगा ना 8th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको बस लर्न करना है कि भाई जो सेल होती है हमारे पास वो मेन सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने का, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेन आपको क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट के अंदर आपको क्या लर्न करना है। नॉर्मल वे से आपने देख रखा होगा ना कि भाई जैसे फ़ैन अगर हमारा ज़्यादा टाइम तक चल जाता है तो वो गर्म हो जाता है। सेम तरीके से अगर बल्ब होते हैं जो, अगर वो भी ज़्यादा देर तक हम ऑन रखते हैं तो क्या है, वो भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार जैसे हमारे पास जो जो पानी वाली मोटर होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, अगर ज़्यादा टाइम तक चलती है तो वो भी गर्म हो जाती है। सो अब ये क्यों हो रही है, अब हमें ये पता करना है। अब जो ये गर्म हो रही है, क्या हो रही है, गर्म हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। अब वो गर्म हो क्यों रही है, बिकॉज जो कंप्लीट एक कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। बट जैसे एनर्जी कंज्यूम होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे वो मूव कर रहे हैं, तभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, करंट जनरेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी मूवमेंट शो कर रहा है, अपनी मतलब ऑन हो रखा है। ठीक है, अब अगर वो ऑन हो रखा है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट मीन्स थोड़ी बहुत एनर्जी क्या है वो रिलीज़ कर देता है, ताकि उसकी वजह से फिर वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। जो ये हमारे पास ये इफ़ेक्ट दिख रहा है ना कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूरिंग थोड़ी बहुत एनर्जी है वो रिलीज़ कर देता है, इस इफ़ेक्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट। ओके, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट है जो शो करती है। अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात लेते हैं तो देखो, फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ़ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। आपने देख रखा होगा ना, फ़ैन अगर हम ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। Okay. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, then the configuration of resistor only connected to the battery and the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat. अब इसमें भी क्या बता रखा है, जैसे अगर नॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर वो प्योरली रजिस्टिव है, इट मीन्स अगर वो क्या है, रजिस्ट कर रही है करंट को। ओके, सो उससे भी क्या हो जाता है, जो बैटरी के साथ रजिस्टर कनेक्ट हो रहे हैं उसकी हेल्प से क्या है, थोड़ी बहुत जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है हीट की फॉर्म में। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब सेम तरीके का जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो ये हीटिंग इफेक्ट शो हो रहा है, ये किस टाइप की जो डिवाइसेस हैं वो उसमें यूज़ हो सकता है हमारे पास। देखो इसके अंदर जैसे हमारे पास हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई। देखो अगर जो हीटर होता है हमारे पास, वो अगर हीटिंग इफेक्ट शो ही ना करे तो क्या वो हमारे यूज़ का रहेगा,
बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिकॉज वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने डिफरेंट जो हमारे हाउस होल्ड वर्क है हम उसके ऊपर कर सकते हैं। सेम तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो भी क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाती है, उसके अंदर जो अलॉय यूज़ की जाती है, हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसके अंदर अलॉय यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज क्या है वो हाई टेम्परेचर तक अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो जाएंगे, अब मेल्ट नहीं होंगे, इट मीन्स उनका टेम्परेचर तो हाई होता जा रहा है बट वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं। अब हाई हो रहा है तो जिसकी वजह से हम क्या है, अपने जल्दी जल्दी कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको और क्या लर्न करना है वो देखो जल्दी से। अब जो ये वाला है इसका एक आपका फॉर्मूला आता है, इसके अंदर कैसे लर्न करना है आपको, हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि जो करंट है हमारे पास वो आई है, जो किसी भी एक सर्किट है हमारे पास वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, और रजिस्टर है। देखो करंट क्या है हमारे पास आई, एंड देन उसका रजिस्टेंस कितना है हमारे पास आर। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या ले लिया, वी। ओके, लेट द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज क्या है, क्यू, अक्रॉस द, हमने टाइम कितना लिया है, टी। ओके, सो हमारे पास सब कुछ हो गया, करंट हमारे पास क्या हो गया, आई, रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी, एंड टाइम हो गया टी, एंड चार्ज हो गया हमारे पास क्यू। ओके, अब अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम यहाँ पर, वर्क डन निकालते हैं। सो वर्क डन हमारे पास क्या होता है बेटा, जो हमने देखो उस दिन पढ़ा था ना पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला के अंदर, कि हमारे पास जो W होता है, क्या होता है हमारे पास, जो W होता क्या होता है हमारे पास यहाँ पर W, या फिर आप ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, कि जो हमारे पास देखो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। ओके, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर हमने क्या मान लिया, अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो इसको इस साइड भेज देंगे, सो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, V इंटू क्यू, है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, V इंटू क्यू। अब देखो सेम तरीके से इसने लिख रखा है यहाँ पर, ये क्या हो गया, ओके ठीक है। अब देखो अब सेम तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर, V इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन इक्वल टू V क्यू। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकालते हैं तो, ठीक है। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ से देखो, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब देखो यहाँ से हमारे पास तो क्या आ गया, कि जो हमारे पास वर्क डन है वो कितना, ये दूसरा ले लेते हैं, एक सेकंड रुको भाई। अब देखो जो वर्क डन है वो हमारे पास कितना आ गया, V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से। ओके, अब यहाँ से, अब इसके अंदर आगे देखो, देयर फॉर द सोर्स मस्ट एनर्जी इक्वल टू V क्यू, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होगी कितनी, V क्यू, टाइमिंग दे रखी है यहाँ पर T। ओके, हैंस द पावर इनपुट, अब अगर हम यहाँ से पावर निकालते हैं तो पावर क्या होती है हमारे पास, P इक्वल टू जो हमारे पास वर्क डन बाय टाइम, ये होती है ना हमारे पास पावर की वैल्यू, कि अगर हम अपना क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं, तो पावर क्या होती है कि कितना हमने वर्क डन किया है कितने टाइम के अंदर। ओके, सो P इक्वल टू W बाई टी। अब यहाँ पर क्या है, W की वैल्यू पुट कर रखी है ये वाली, V क्यू। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, V क्यू बाय टी हो गया, V क्यू बाय टी। अब आपने देख रखा होगा या आपने पढ़ा था, सबसे पहले वाला जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, करंट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होते हैं, चार्ज बाय टाइम, पढ़ा था, चार्ज बाय टाइम। सो यहाँ पर हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, अब P एज इट इज़ रख देंगे, ये वाला P यहाँ पर आ गया। ओके, इक्वल टू V एज इट इज़, यहाँ से ये वाला V एज इट इज़, और Q बाई T की वैल्यू I। ओके, सो पावर इक्वल टू V इंटू I। आ गया समझ में, एक बार फिर से देखते हैं इसको। देखो यहाँ से मेनली क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वर्क डन वाला फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया था कि जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या आ गया था, V इंटू क्यू, ठीक है, V इंटू क्यू आ गया था। अब हमें पता होता है कि जो हमारे पास पावर होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम। अब देखो यहाँ पर जो ये W की वैल्यू हमने निकाली थी,
ये W की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाले नीचे वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो गया V इंटू क्यू बाई टी, ठीक है, V इंटू क्यू बाई टी। अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्यू बाई टी होता है वो I के इक्वल होता है। सो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, P इक्वल टू V इंटू आई। समझ में आ गया अब यहाँ तक? देखो अब यहाँ पर यही फॉर्मूला बना रखा है आपका, P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। अब सेम तरीके से क्या है आपको आगे करना है, ऑन द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन द टाइम t इज़ P इंटू टी। अब अगर हम नॉर्मल क्या निकालते हैं, एनर्जी कितनी सप्लाई हुई वो निकालते हैं, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर P इंटू टी दैट इज़ VIT। अरे देखो यहाँ पर क्या है, हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है हमारी, हीट की फॉर्म होती है। सो हम यहाँ पर H लिख सकते हैं, H इक्वल टू जितनी हमने पावर यूज़ की है और कितने टाइम में की है, ठीक है, देखो ये लिख रखा P इंटू टी। ओके, अब P की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी, VI, ठीक है, P की वैल्यू VI रख दिया, यहाँ पर T हो गया, तो H की वैल्यू क्या हो गई, VIT, ठीक है, जो आपकी ये वाली रही। आ गया समझ में डायरेक्ट? अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जैसे निकल गया है हमारा P इक्वल टू VI, अब हमें सेकंड टाइम पर क्या करना है कि जो हमारे पास एनर्जी कितनी सप्लाई हुई है वो हमें देखनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो हमने T मान लिया है। सो एनर्जी क्या होगी हमारी P इंटू टी, फिर हमने सिर्फ P की वैल्यू पुट की है VI और हमारे पास एनर्जी इट मीन्स हीट कितनी हो गई VIT, ओके, VIT, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, अब ये वाला निकल आया यहाँ से। ओके, सो अब आगे देखो, जैसे हमने यहाँ तक तो निकाल लिया है, ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है H इक्वल टू VIT। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओम्स लॉ है जो अप्लाई कर देंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, V इक्वल टू IR, यही था ना, V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर H क्या हो गया, H इक्वल टू VIT, ठीक है, H इक्वल टू VIT ये है हमारे पास। अब यहाँ पर यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे। सो V की वैल्यू क्या है, IR इंटू में I और इंटू T, ओके। सो क्या हो गया यहाँ पर I स्क्वेयर RT, ठीक है, H इक्वल टू I स्क्वेयर RT, ये वाला आ गया फॉर्मूला, ओके। आ गया यहाँ तक समझ में? हमने क्या किया है, सिर्फ जो हीट वाला हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, हमारे पास जो ये हीट वाला फॉर्मूला था ना H इक्वल टू VIT, इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ हमने ये ओम्स लॉ को अप्लाई किया है और हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया H इक्वल टू I स्क्वेयर RT, ये रहा आपका, ठीक है, देखो ये रहा H इक्वल टू I स्क्वेयर RT, ठीक है। अब देखो हो गया ये सारा का सारा क्लियर। अब उसके बाद जो हमने ये ओम्स लॉ को अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोल रहे हैं, इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, जो ये वाला फॉर्मूला है H इक्वल टू I स्क्वेयर RT, यहाँ से आप क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हो फाइनली, दैट कि जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये हीट दैट द हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर और इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वेयर ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट, ओके, उसके स्क्वेयर के, ओके। देन सेकंड, इसके अंदर फर्स्ट क्या रहेगा, हाँ सॉरी ये रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वेयर ऑफ करंट, ओके, ये हो गया करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एंड देन जो R है रेजिस्टेंस है उसके भी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है,
जो करंट पास किया हमने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्लस जो टाइम है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ओके, हो गया यहाँ तक? हो गया? ये आपका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको याद करना अच्छे से, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 2 मार्क्स का स्ट्रेट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? ओके, यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं, ये दोनों तीनों फॉर्मूले जो भी आपके आए हैं। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अब तक जो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ है, इट मीन्स उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। सो वैसे तो ये आपका वहाँ पर ही हो गया था, बट देख लो यहाँ पर भी अगर अगला हमारा टॉपिक दे ही रखा है। सो यहाँ पर देखो, एक इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल्स हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। इट मीन्स जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, इट मीन्स उसके बहुत सारे यूजेस भी होंगे। ओके, अब उनके यूजेस हैं कहाँ कहाँ पर, ये यहाँ पर आप मार्क कर लेना इसको, आंसर को। ठीक है, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन के अंदर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कैटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स। ओके, ये सब आपके क्या हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम नॉर्मल यूज़ में ला सकते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट की हेल्प से। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री से लेकर सम ऑफ द फैमिली जूल्स हीटिंग यहाँ तक। ओके, ये आपका एक आंसर हो गया। ओके, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है, वेयर आर द राइट सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वेयर कैन वी सी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डेली लाइफ। ओके, डेली लाइफ में हम जो हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो इजीली, दैट इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन के अंदर, इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर, कैटल के अंदर। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोड्यूस लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, जो फिलामेंट होता है, आपने बल्ब तो सभी ने देख ही रखा है। बल्ब के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बिल्कुल थिन वायर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, फिलामेंट। ठीक है, अब ये फिलामेंट क्या करता है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ करता है और क्या है, हीट जनरेट करता है। क्या करता है, हीट जनरेट करता है। अब जैसे ही वो हीट जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा और हॉट होकर क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। ओके, लाइट को एमिट करेगा। बट इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे पास फ्यूज़ होता है, जो थिन वायर होता है, वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर, मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। हमें इस टाइप का फिलामेंट लेना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है वो क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके, इट मीन्स सहन कर सके एक तरीके से, ताकि वो हाई, ये नहीं है कि एकदम से हाई टेम्परेचर हुआ और वो मेल्ट हो गया, फिर तो बल्ब ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, बल्ब ऑन तो तभी हो रहा है ना जब टेम्परेचर हाई हो रहा है, और जो उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो फिलामेंट है वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लर्न करना है कि जो फिलामेंट है वो हमें कुछ इस टाइप का लेना है, दैट कैन नॉट बी मेल्ट एट अ हाई टेम्परेचर। ओके, दैट कैन नॉट बी मेल्ट। ओके, जो कि मेल्ट ना हो सके। अब स्ट्रॉन्ग मेटल का लेना चाहिए सो दैट वो मेल्ट ना हो। किस चीज़ का बना होता है, अब जो हमारे पास होता है फिलामेंट, वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन मेटल का। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो कौन सी मेटल का होता है, देन यू कैन से दैट इट इज़ टंगस्टन। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर है वो क्या है, सहन कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक हो गया, ये इतना पैराग्राफ हो गया ना सभी का। देन नेक्स्ट आगे देखो, अब इसके अंदर क्या है। अब देखो भाई, हमने ये तो बना दिया, ठीक है, हमारे पास बल्ब का भी हमें आ गया समझ में कि भाई कैसे जो उसका फिलामेंट है वो कैसे काम करता है। ओके, बट साथ साथ क्या पढ़ना है, अब हमें एक और कॉमन यूज़ पढ़ना है इसका, हीटिंग इफेक्ट का ही। अब देखो वो कॉमन यूज़ हम कैसे पढ़ेंगे। एक अनदर कॉमन एप्लीकेशंस जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज़ फ्यूज़। क्या है यहाँ पर, फ्यूज़।
इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने देख रखा होगा ना, जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है हमारे घर पर, जो मेन स्विच होता है, एक होता है ना कि ठीक है हमारे रूम्स के अंदर तो अलग अलग स्विचेस होते ही हैं, बट उन सभी को जहाँ से एक इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है वहाँ पर लगे होते हैं ना, जहाँ पर अब आजकल तो जैसे मीटर लग जाते हैं, ठीक है, सो बाहर ही सब कुछ कर देते हैं, बट एक मेन सप्लाई होती है जहाँ पर क्या लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं। जो फ्यूज़ होते हैं वो हमारे घर पर ही यूज़ होते हैं, सो दैट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक जो हाई करंट है वो क्या उसके ना आ सके हमारे जो होम्स के सभी अलग अलग जो स्विचेस हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर हाई हो जाता है हमारे पास, मान लो कि जो फ्यूज़ होता है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, बिकॉज़ अब उसका मेल्टिंग पॉइंट है जो लो है। इट मीन्स अगर ज़्यादा करंट सप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी है जो स्टॉप हो जाएगी। इट मीन्स जो हाई इलेक्ट्रिसिटी है, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएगी। अब अगर नहीं आ पाई तो हमारे सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी ऑब्जेक्ट चलते हैं वो सेफ़ रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो फ्यूज़ है मेन क्या है, जो फ्यूज़ है वो किससे बना होता है, पहले तो आपको ये भी याद रखना है, पीस ऑफ वायर ही होता है बच्चे, और कुछ नहीं होता। ये मेटल्स का भी हो सकता है और ये अलॉय का भी हो सकता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही लो है, ठीक है। एक नॉर्मल जो वोल्टेज होती है उसको है ये सहन कर सकता है, बट अगर हाई वोल्टेज आ जाती है तो ये क्या कर जाता है, खुद मर जाता है। इट मीन्स ये मेल्ट हो जाता है। अब अगर ये खुद मर गया, इट मीन्स इसमें से ही तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी आ रही थी, अब अगर ये खुद ही मेल्ट हो गया तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आगे पास होगी ही नहीं, ठीक है। आप ये मान लो, देखो यहाँ पर ये फ्यूज़ है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, ये हमारे घर के मेन स्विचेस है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ओके। ये हमारे पास फ्यूज़ है, ये हमारे पास होम, ठीक है, इट मीन्स हर एक रूम के अंदर जो स्विचेस हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगी, अब मान लो कि हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ गई, नॉर्मल में तो ठीक है चल रहा है काम, बट अगर हाई आ गई तो क्या हो जाएगा, जो ये फ्यूज है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ तक ही इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाई, आगे इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं। इट मीन्स हमारे फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन सब सेफ़ हैं, ठीक है। आ गया समझ में। कई बार होता है ना ऐसे कि हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और हमारे कुछ एप्लियंसेस होते हैं जैसे फ्रिज हो गया, वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, हम ये बोल देते हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, इस हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही। बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़, ठीक है, जो कि क्या है, एक हीटिंग इफ़ेक्ट का ही एक और एग्जाम्पल है, ओके, हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक और लिख रखा है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, द फ्यूज़ यूज्ड इन द डोमेस्टिक पर्पज़। जो हम डोमेस्टिक पर्पज़, इट मीन्स जो घरों में नॉर्मल यूज़ होते हैं, वो कितने के होते हैं आपके, 1 2 3 5 10 एम्पियर, इतने एम्पियर तक के इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होने देते हैं, ओके, ज़्यादा नहीं पास होने देते। बट अगर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन अबाउट 1 किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक पावर है वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और इसके साथ भी यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कब, ये पावर भी हमारी कब होती है, जब हमारे पास कितनी होती है, 220 वोल्टेज की है जो लाइट आती है। इट मीन्स जो करंट है वो कितना रहेगा, इतने एम्पियर, ओके, दैट इज़ 4.54 एम्पियर, ठीक है। इट मीन्स करंट है जो नॉर्मल इतना आ सकता है, वैसे ही आपका इतना यूज़ का नहीं है, बस आपको इतना ही लर्न करना है, ओके। फ्यूज़ वाला हो जाएगा सभी का, ओके। देन नेक्स्ट, यहाँ पर आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर के अंदर आपके ये दो तीन फॉर्मूलेज आते हैं और इन्हीं बेस पर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके। चलो इनको भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को भी। इलेक्ट्रिक पावर्स के अंदर देखो, यू हैव स्टडीज़ इन यूर अर्लियर क्लासेस दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी जो मेन आपकी क्या है, पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ओके। और क्या हो सकते हैं हम, दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब देखो ये हमने ये वाला जो फॉर्मूला है P=VI, ये हमने पहले पढ़ा था, अभी पीछे ही गया था, पिछले वाले पेज पर ही। देन हमने क्या पढ़ा, P=I²R,
अब यहाँ पर आई स्क्वायर आर कैसे आया, ये सोचो जल्दी से। यहाँ पर बच्चे सिंपल क्या किया है, ओम्स लॉ को अप्लाई किया है, ठीक है। ओम्स लॉ हमारे पास क्या था, V इक्वल टू आई आर, ये वाला था V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर I की वैल्यू निकालो, सो क्या हो जाएगा V बाई आर। अब देखो जो हमारे पास ये ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, P इक्वल टू वी आई, अब V इक्वल टू वी आई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, सो V यहाँ पर आपकी V क्या हो जाएगा, एज इट इज़ रख देंगे इसको। तो एक हो क्या हो गया ये, देखो बेटा यहाँ पर क्या कर रखा है, डायरेक्ट आपका ओम्स लॉ है वो अप्लाई कर रखा है, P इक्वल टू वी आई है। अब देखो V इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, ठीक है। अब इस ऊपर वाले फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, सिर्फ V की वैल्यू पुट कर देंगे, P इक्वल टू वी आई है, V की जगह पर क्या रखेंगे हम आई आर, और ये वाला I है ही, तो क्या हो गया आई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, आई स्क्वायर बाय आर। सिर्फ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने V की वैल्यू पुट की है फर्स्ट वाले इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने V इक्वल टू आई आर पुट की है, ओके। अब एक बार और देखो, जो ये वाला है हमारे पास, जो ये वाली सेकंड है, फिर यहाँ पर हमने क्या रखा है, अब I की वैल्यू क्या होती है हमारे पास V बाई आर, I की वैल्यू क्या होती है हमारे पास V बाई आर, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू जो हमारे पास ये आई स्क्वायर आर यहाँ तक तो आ गया था, अब इस I की जगह पर V बाई आर पुट करते हैं, V बाई आर। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पर V स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये वाला V स्क्वायर बाई आर, ओके। आपको सिर्फ यही लर्न करना है, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद देखो, अब इसकी SI यूनिट क्या होती है पावर की, SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, ओके, वाट। अब अगर हम क्या करते हैं, वही अगर हम 1 वाट को डिफ़ाइन करते हैं, सो क्या हो जाएगा इसके अंदर कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, और करंट भी कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। देन इट विल कॉल्ड दैट 1 वॉट पावर इज़ कंज्यूम्ड, ओके, हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर जो वॉट है वो आपकी क्या है, स्मॉल यूनिट है, ओके, स्मॉल यूनिट है। उसके साथ साथ जो अगर हम इसकी लार्ज यूनिट लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, किलोवाट, ओके। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ओके, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, देखो ये लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट, कॉमनली यूनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम 1 किलोवाट आवर लेते हैं, ठीक है, 1 किलोवाट आवर लेते हैं, सो 1 किलोवाट को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉट के अंदर, इट मीन्स 1000 मल्टीप्लाई आवर दे रखा है, आवर के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं 60, देन 60 मिनट्स के अंदर कितनी सेकेंड्स होती हैं 3600, सो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3600। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 3.6 इंटू 10⁻⁶, और ये क्या है जूल, बिकॉज ऑफ ये एनर्जी है, ओके। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं, दैट 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ओके। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है, ओके। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके देखोगे, वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है, और सारे के सारे इनके आप नोट्स भी बनाओगे, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।